जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपकी जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 73 है। इसके पहले हमने 72 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। आप गाइस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए जीके और साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के नाम से है। आप वहां पर जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है और मैं आपको बता दूं कि आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी गाइस, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा कर रखी है और गाइस इसीलिए आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पूरी जान के साथ गाइस आपको लगे रहना है और पूरी ताकत लगा करके पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब है अगर गाइस आप यही 3 महीने आप पूरी जान के साथ पढ़ाई कर लो ना तो गाइस आप ये समझो आपकी जिंदगी बन गई। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पर वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। मेरे प्यारे भाई अगर आप ये 3 महीने पढ़ाई कर लेते हो ना, इस 3 महीने आप पूरी जान के साथ गाइस लग जाते हो अपने एक सिलेक्शन के लिए, एक सीट को पक्की करने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे भाई आप सबका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप 3 महीने के बाद गाइस चाहे जितनी मेहनत कर लो ना, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आप चाहे फ्रेंड से सो ना, आप पूरी रात पढ़ाई करो, उससे कुछ भी मतलब नहीं है, तब आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा गया ना कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन वो लम्हा संवार लो। वो गाइस आपके पास समय बहुत कीमती है, जहाँ पर आपकी जिंदगी खड़ी है, जहाँ पर आपकी वर्दी का गाइस जो आपका टारगेट है उसे पूरे करने का गाइस आपके पास समय है, उसको आपको संभालना होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा गया है। अब आप सब प्यारे भाई बहन समझ गए होंगे, आप सब समझदार तो हैं ही इतने। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई आज मैंने इंग्लिश में भी ले लिया है, यहाँ पर आप देख लो। क्योंकि गाइस कल मैंने देखा है एक पांडे कुछ नाम करके था, वो गाइस कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में भी कुछ बताया जाए, तो इसीलिए गाइस मैंने आज इंग्लिश में भी कर लिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बताइए, जो बच्चे हिंदी से हैं वो हिंदी में देख लेंगे और जो हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया आपसे, किस शहर में कुंभ मेला लगता है। अब मेरे प्यारे मित्र याद रखना, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होगा ना वो हो जाएगा इलाहाबाद या फिर कहा जाए तो प्रयागराज। मेरे प्यारे भाई याद रखना कुंभ मेला जो है ये 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर अगर आपसे कहा जाए तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, हरिद्वार, इसके अलावा गाइस आपका लगता है नासिक में, इसके अलावा आपका लगता है मेरे प्यारे भाई उज्जैन में, और लगता है आपका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगला आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। इसका आंसर आप सबको बताना है। द चरकुला डांस फ्रॉम ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द वुमेन डांसिंग विथ व्हाट प्लेस्ड ऑन हर हेड। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे प्यारे भाई जो चरकुला नृत्य है ना, ये गाइस जो है ये ब्रजवासियों के द्वारा किया जाता है। और याद रखना मेरे प्यारे भाई, इस चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो गाइस महिलाएं हैं ये अपने सिर पर गाइस 7 घड़े के ऊपर, मेरे प्यारे भाई याद रखना 7 घड़े के ऊपर तेल के दीपक रखते हैं। ठीक है, तेल से भरे दीपक रखते हैं 7 घड़े के ऊपर और गाइस फिर नृत्य करती हैं और इस नृत्य को चरकुला नृत्य कहते हैं। और इस चरकुला नृत्य का एक और नाम है जिन्हें हम जानते हैं घड़ा नृत्य के नाम से। ठीक है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। अब गाइस इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखते हैं कि कौन हमारे प्यारे भाई जानते नहीं हैं।
मेरे प्यारे मित्र, आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं। अगर कहा जाए गाइस कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मेरे प्यारे भाई याद रखना, अगर कहा जाए आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा संत रविदास नगर। मेरे प्यारे भाई, संत रविदास नगर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए हमारे प्यारे भाई, याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। और सबसे छोटा हो जाएगा गाइस जनसंख्या की दृष्टि से, वो हो जाएगा महोबा। ठीक है, तो ये चारों गाइस आप फैक्ट याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगला मेरे प्यारे भाई कि अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको यहाँ पर बताना है हमारे प्यारे भाई कि अलीगढ़ के लिए यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा। गाइज आप सब समझते होंगे कि अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि तालों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अलीगढ़ जो है हमारे प्यारे भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तालों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई यहाँ पर जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हेयर इज दी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं हिंदी, पहले आप इसे देख लो। व्हेयर इज दी चिकनकारी फ्रॉम ऑफ हैंडीक्राफ्ट मेनली प्रैक्टिस्ड। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपसे कहा गया कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली जो चिकनकारी का कार्य है ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। याद रखना हमारे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लखनऊ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आल्सो वाज द हेड ऑफ गोरखपुर मठ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप सब परिचित होंगे, वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। योगी आदित्यनाथ जो है मेरे प्यारे भाई, ये अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हमारे प्यारे भाई। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा न्यायाधिकरण जो है ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 का कि वर्ष 1976 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। असहयोग आंदोलन जो है ये कब वापस लिया गया। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब वापस लिया गया। मेरे प्यारे भाई, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब वापस लिया गया था, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे प्यारे भाई कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई। Which freedom fighter was given the honorary title of लोकमान्य। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। लोकमान्य की मानद उपाधि जो है ये किन्हें दी गई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना हमारे प्यारे भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि महात्मा गांधी ने
किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मेरे प्यारे भाई याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो मेरे प्यारे भाई 9 अगस्त 1942 में। कब इसकी शुरुआत हुई? 9 अगस्त 1942 में। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन वी। अगला है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी अराइव्ड इन, फिर आपको डैश दिया गया है, साउथ अफ्रीका अबाउट ऑफ द स्टैम्प शिप एसएस सफारी। कहने का मतलब हमारे प्यारे भाई कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुंचे थे? देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपके लिए लेकर आता हूँ गाइस, ठीक है। ये आपका हुआ था 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट का ये पूरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा कहाँ पहुंचे थे मेरे प्यारे भाई? याद रखना, डरबन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? अब आपसे मेरे प्यारे भाई ये पूछा गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये नाइटहुड की उपाधि जो है ये किस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था? अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जलियांवाला बाग नरसंहार, या फिर जिन्हें कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरे प्यारे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना ये कब घटित हुआ था? तो ये मेरे प्यारे भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। कहाँ पर? तो ये मेरे प्यारे भाई पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ये घटित हुआ था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, फिर आपको स्थान दिया गया है, वस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। अब मेरे प्यारे भाई ये आपसे पूछा गया कि 1904 में गांधी जी के द्वारा जो बस्ती की स्थापना की थी गाइस, उस बस्ती का नाम क्या था? मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि उस बस्ती का नाम क्या था तो याद रखना हमारे प्यारे भाई फिनिक्स, ठीक है, फिनिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसी बस्ती से, इसी फिनिक्स बस्ती से गाइस ये अपने सभी आंदोलन का संचालन करते थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई इस पीर पंजाल रेलवे सुरंग को गाइस जो है इसको हम बनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और अन्य नाम क्या है? बनिहाल रेलवे टनल। और मेरे प्यारे भाई ये कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर या फिर जम्मू और कश्मीर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले अब क्लास को दिल से लाइक कर दो, उसके बाद ही आगे आप क्लास को देखो। गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ हमारे प्यारे भाई तो आप सब मित्र का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर कुछ जाता ना तो मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दो। गाइस मैं हर एक क्लास में आपसे यही कहता हूँ कि अगर आपका गाइस कुछ भी हानि होती तो गाइस मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दो। हाँ आपको ये पता है कि आपके एक लाइक से अगर मुझे गाइस बहुत ज़्यादा उत्साह मिल सकती है, आपके एक लाइक से अगर मुझे ऊर्जा मिल सकती है, तो आप सभी प्यारे भाई बहन इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कम से कम आप क्लास को दिल से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो जो चैनल पर पहली बार आए हमारे प्यारे भाई, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे लाल कलर की बटन दिख रही होगी, उसको आप गाइस दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। ठीक है, अब कहने की जरूरत ना पड़े। अगला है मेरे प्यारे भाई कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। अब इसका आंसर कौन नहीं जानता होगा। अब देखो गाइस, इसका आंसर कौन नहीं जानता होगा मतलब सभी जानते होंगे। देखो, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं मेरे प्यारे भाई, 7 देशों से लगती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे नहीं। ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, फिर हो जाएगा चीन, हो जाएगा भूटान, और मेरे प्यारे भाई हो जाएगा म्यांमार, और हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ये जो है गाइस, ये 7 ऐसे देश हैं मेरे प्यारे भाई जो भारत की सीमाओं से लगते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। शायद अफगानिस्तान मैंने नहीं बताया, तो अफगानिस्तान यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि मानसर और डूंगरपुर और चूरू, नारलाई शहर जो हैं ये भारत के किस राज्य में हैं। अब मेरे प्यारे भाई, ये जो लिखा गया है ना, मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नरलाई, ये सब कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला है आपके सामने कि त्रिपुरा जो है ये अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा यानी कि 3 ओर से घिरा हुआ है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब आप तो लगभग इसे जानते ही होंगे, और बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, त्रिपुरा जो है मेरे प्यारे भाई, ये किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि ढलाई और उन्नाकोटी जो है ये किस राज्य के जिले हैं। मेरे प्यारे भाई देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे हालांकि बहुत कम पूछे जाएंगे, उम्मीद नहीं रहती है, फिर भी गाइस यहाँ पर पूछा गया है तो हो सकता है कि टपक पड़े, कुछ पता थोड़ी है। देखो, ढलाई और उन्नाकोटी जो है मेरे प्यारे भाई, ये किस राज्य के जिले हैं अगर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना हमारे प्यारे भाई कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आप सबको बता दिया था कि आज की क्लास जो है मेरे प्यारे भाई थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में मैंने क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर लिया है। क्योंकि गाइस मैं पिछले 2 दिन से गाइस आपकी बहुत ही कम देर की क्लास ले रहा था, और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो आज हमारे पास टाइम थोड़ा था गाइस अधिक था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए जाएँ। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी मेरे प्यारे भाई, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो है गाइस, ये जो है ये किसकी राजधानी है मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ पर दादरा और नागर हवेली, इसकी जो गाइस अगर आपसे पूछा जाए राजधानी, तो इसकी राजधानी हो जाती है सिलवासा। पुडुचेरी की राजधानी यही होती है, पुडुचेरी ही। लक्षद्वीप की राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारती। ठीक है, अगला आपके सामने है कि मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा क्या गया, मोरमुगांव। मेरे प्यारे भाई, इसको हम कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ते हैं मारमा गोवा बंदरगाह। ठीक है, मारमा गोवा बंदरगाह। तो गाइस आप इसको लेकर के भ्रमित बिल्कुल भी ना होइएगा, चाहे मोरमू गांव बंदरगाह कहा जाए या फिर मारमा गोवा बंदरगाह कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, मारमा गोवा आपने सुना ना मेरे प्यारे भाई, गोवा, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ये किस राज्य में है, गोवा में है। जो भी प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मेरे प्यारे भाई, आपसे क्या कहा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर जो होगा ना मेरे प्यारे भाई, वह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्टिकल 244 या फिर अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इसका संबंध है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
मेरी प्यारी भाई अब आपसे ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, या जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 75 के फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 75 के फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 75 या फिर अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के अंतर्गत गाइस ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आप पूरी जान के साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, देखो आप बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना करो। आप ये समझो मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं ये 3 महीना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये 3 महीना मुझे दे दो ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका गाइस सिलेक्शन में करवा कर ही रहूँगा। क्योंकि मैंने भी ठाना है कि जो भी प्यारे भाई-बहन हमारे साथ जुड़े हैं ना, मैं उनके लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश करूँगा। हालाँकि गाइस हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी बहुत है, फिर भी गाइस मैं आपकी डेली क्लास लेता हूँ, आपने देखा होगा। मैं आपकी डेली क्लास लेता हूँ, इसका कुछ कारण भी है। इसका मेन जो कारण है ना, वो ये है गाइस कि डेली क्लास लेने का वो मुख्य है कि इसका एक ही मकसद है, आप सबको वर्दी दिलाना, आप सबको गाइस सिलेक्शन करवाना, आप सबका गाइस एक सीट कंफर्म करवाना, बस एक ही हमारा टारगेट है। और हमें उम्मीद ही नहीं है, ये बल्कि पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस टारगेट को पूरा ज़रूर करेंगे। आप सब गाइस अपने इस आने वाले 3 महीने हमें दे देंगे, और इसी 3 महीने के अंदर गाइस जब आपका एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद आप कहेंगे हाँ गाइस, मैंने जितने भी अच्छे से पढ़ाई की थी ना, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं पे टपके थे। ये बात आप मुझसे कहोगे मेरे प्यारे भाई, ये बात आप याद रखना। लेकिन उसके लिए गाइस आपको तो पूरी जान तो लगाना ही पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। गाइस जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो ना, पूरी मेहनत कीजिएगा, ठीक है? अब गाइस वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। हालाँकि मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगला है कि लोकसभा से सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? मेरे प्यारे भाई लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। यानी कि 1 माह या फिर कहा जाए तो 30 दिन के अंदर ही गाइस सदस्यों द्वारा लोकसभा में इसकी जो गाइस निजी विधेयक होता है इसे पेश करने की अवधि होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? 1 माह, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अब इसका आंसर आप सबको बताना है कि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। सही आंसर जो हो जाएगा हमारे प्यारे भाई, याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है मेरे प्यारे भाई, ये मौलिक अधिकार जो है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। और ये मेरे प्यारे भाई किस आर्टिकल या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे भाई इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगला आपके सामने कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में संकेंद्रित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 25 क्षेत्रों में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवास और शहरी मामले के अंतर्गत। मेरे प्यारे भाई कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन है, अटल मिशन मेरे प्यारे भाई याद रखना यहाँ पर, जो ये अटल मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अधीन? तो ये आवास और शहरी मामले के अधीन आता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है?
कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पर पड़ता है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना तमिलनाडु में, ठीक है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है हमारे प्यारे भाई, याद रखना क्योंकि इसमें कपास के उद्योग अधिक होते हैं, ठीक है। तो इसके कपास उद्योग के कारण ही कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि स्टार्ट अप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं होता। मेरे प्यारे भाई स्टार्टअप योजना जो है मेरे प्यारे भाई ये किस संस्थाओं पर लागू होती है, और गाइस अगर वो लागू होती है तो उसका गाइस जो मतलब गाइस लागत है वो कैसी होनी चाहिए। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ से अधिक। अगर नहीं होता है तो स्टार्टअप योजना उन संस्थाओं पर लागू हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हेन वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। मेरे प्यारे भाई मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। कब की गई अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना हमारे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 25 सितंबर 2014 से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन दी वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स। दैट मीन्स ये हुआ कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को अपने दिल तक और अपने मित्र तक शेयर कर दो। एक बार सभी शेयर कर दो गाइस, कहने की जरूरत ना पड़े ताकि और भी मित्र हमारे साथ जुड़े। पहले तो सभी क्लास को शेयर कर दो, एक बार सभी पहले क्लास को शेयर करो और बता दो कि किस किस ने क्लास को शेयर भी कर दिया है, ठीक है। आपके जितने भी प्यारे भाई बहन आपके जितने भी मित्र के ग्रुप बने हैं वहाँ पर जितने भी गाइस आपके मित्र हैं सभी तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, क्लास पहुँच जानी चाहिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को पहले दिल से लाइक तो कर ही देते हैं, शेयर भी कर दिया करो। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हिमा दास। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई हिमा दास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर जिन्हें हम कहते हैं SHC। इस SHC का जो गाइस फुल फॉर्म होता है वह होता है सॉयल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। गाइस फिर लिखा गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर SHC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने प्रकार के मानदंडों की जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा ये आपका टफ लग रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 12 मानदंडों की। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी। अब इसका आंसर तो आप सब जानते ही होंगे, बता दो इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी बीमा योजना शुरू की गई थी। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा फसल बीमा योजना शुरू की गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फसल बीमा योजना। यहाँ पर क्या होना चाहिए फसल। और इसकी शुरुआत कब की गई अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना 13 जनवरी 2016 से, ठीक है। अगला है कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होगी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नेवर द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी मैं इसके बाद आपके फिजिक्स क्वेश्चंस को भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सब प्यारे भाई बहन क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। अभी आपकी तो जीके ही चल रही है, इसके बाद मैं फिजिक्स को भी कवर करूंगा, क्योंकि गाइस मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि गाइस मैंने क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा कर ली है आज। तो देखो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई मोतीलाल वोहरा भी राज्यपाल थे और बीबी गिरी भी राज्यपाल थे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो रोमेश भंडारी दिए गए हैं ये भी राज्यपाल थे। लेकिन एन.डी. तिवारी या फिर इनका पूरा नाम कहा जाए तो नारायण दत्त तिवारी जो है मेरे प्यारे भाई ये राज्यपाल नहीं बने थे। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये गाइस जो हैं एन.डी. तिवारी जो हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व यानी कि गाइस पहले के मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल एक बार भी नहीं बने हैं ये और ये बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है ये किस वर्ष में की गई थी। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 1980 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर डी 1980 में की गई थी। अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष कितनी है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 123। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनके सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष जो है ये कितनी है, 65 वर्ष है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। मैंने गाइस हर एक क्लास में आपको बताया है कि गौतम बुद्ध से संबंधित हो गया या फिर दिवस से संबंधित हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर टपकते हैं। तो गाइस आप इस प्रकार के टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को जितना हो सके उतना अच्छे से क्लियर कर लिया करें, ठीक है। मैंने इनके ट्रिक भी बता रखी है। अगर इनके चार गाइस इनके चार क्वेश्चंस आपसे फंस सकते हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, ये चारों मैंने आपको बता रखा। हर एक क्लास में मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद होगा तो आप सब समझते होंगे, बता सकते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और गाइस इनके इस उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से शुरू किया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगला, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। अब इसका आंसर आप सबको बताना है। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। देखो यह क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी है, लेकिन जानते होंगे तो बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई। खाए भी होंगे और हालांकि मैं खाता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है। देखो आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि आगरा को हम पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगरा को हम पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और लगभग हमारे कुछ ऐसे भी प्यारे भाई बहन होंगे जो आगरा से बिलोंग भी करते होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पेठा, ठीक है। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी हो जाएगी, पेठा मेरे प्यारे भाई, पेठा, ठीक है। इसीलिए पेठा नगरी भी से कहते हैं। अगला है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो है ये क्रमशः कितने प्रत्येक वर्ष में लगते हैं। अब आपसे ये कहा गया कि कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक वर्ष कब लगता है और अर्ध कुंभ जो है ये कब लगता है। मेरे प्यारे भाई कुंभ मेला जो है ये 12 वर्ष पर लगता है और अर्ध कुंभ मेला जो है 6 वर्ष पर लगता है, ठीक है। कुंभ मेला 12 वर्ष पर लगता है और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पर लगता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। अभी फिजिक्स भी गाइस आज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है। सो प्लीज़ आप क्लास के अंदर तक बने रहना। अब बढ़ते हैं हम फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे भाई अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है और अगर आपके अंदर वो जज्बा है और अगर आप उसे डेफिनेटली गाइस एनर्जी दे रहे, तो दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर वो जो गाइस चाहत है ना वर्दी पाने की, जो आपके अंदर गाइस वो जज्बा है ना, उसमें गाइस आप ये जो यहाँ पर सुलग रहा है ना मेरे प्यारे भाई, ये सुलग रहा है, यही आपको सुलगाना होगा। अगर आप ये सुलगा लिए ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपको पूरी जान के साथ लगे रहना। 3 महीने आप अपने आप को अलग कर लो ना, ये 3 महीने
गाइस आप देखोगे अपने आप में कुछ बदलाव आ जाएगा। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई-बहन जितनी ताकत लगा सकते हो एक वर्दी के लिए पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, बस गाइस आपको मेहनत तो करना होगा। मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। फिजिक्स में पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन-सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आपसे कहा गया। मेरे प्यारे भाई किसी भी वस्तु का अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उसके लिए आवश्यक दर्पण कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अभिसारी दर्पण या फिर जिन्हें आप कहते हो अवतल दर्पण। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन बी अवतल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। मेरे प्यारे भाई दंत चिकित्सक या फिर अगर कहा जाए गाइस जब आपका दांत दर्द करने लगता है उसके बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो गाइस वो आपका दांत देखने के लिए जो गाइस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे अवतल दर्पण बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या है? अब मेरे प्यारे भाई देखो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा मैं फास्ट यहाँ पर करवाऊंगा गाइस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो इंद्रधनुष का बनना जो है ये वायुमंडल में गाइस जल का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन दोनों के कारण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कांच जो है ये प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्यों? मेरे प्यारे भाई ये विक्षेपण के दौरान होता है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि कांच का जो प्रिज्म होता है मेरे प्यारे भाई, कांच का जो प्रिज्म होता है ये श्वेत प्रकाश के गुजरने पर एक यह वर्णों में बिखर जाता है यानी कई रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये गाइस जो है ये हो जाएगा भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है, इसी के कारण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन वी। अगला है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई कि लेंस की शक्ति को हम किससे मापते हैं? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम इसे डायोप्टर से मापते हैं। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा हमारे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर से। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीय होता है? सूखा बालू यानी गाइस जो आप बालू कहा जाए या फिर रेत कहा जाए, ठीक है, एक ही बात है। देखो बालू होता है गाइस उसमें आप देखोगे जब गाइस धूप निकलती है जब धूप नहीं रहती है तब भी वो चमकता रहता है, ठीक है। उसमें कुछ जैसे किरकिरी होती है ना, किरकिरी मेरे प्यारे भाई उसी प्रकार से वो चमकता रहता है, कुछ चमक होता रहता है। इसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका कारण ये है, देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका परावर्तन के कारण। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कारण जो है वह क्या है? परावर्तन। मेरे प्यारे भाई जब सूर्य का प्रकाश जो है वह उस बालू के ऊपर पड़ता है तो उसकी जो गाइस चमक होती है वो वापस से वहाँ से रिफ्लेक्स हो जाती है, इसी के कारण वो चमकने लगता है, ठीक है। तो परफेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अगला है कि तड़ित की चमक। अब तड़ित की चमक कहा जाए या फिर गाइस मेरे प्यारे भाई बिजली की चमक कहा जाए, ठीक है, ये एक ही गाइस प्रकार के हैं यानी समानार्थी है, वो मतलब कहा जाए उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, आखिर क्यों? अब इसका देखो कहा क्या गया कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। यानी गाइस जब आप देखते होंगे बरसात के मौसम में मेरे प्यारे भाई, बरसात के मौसम में आपको जो गाइस देखते होंगे कि चमक सबसे पहले दिखाई देती है उसके बाद वो गरजता है, ठीक है। तो चमक पहले होगी उसके बाद गरजता है, आखिर इसका क्यों? मेरे प्यारे भाई इसका कारण जो है ना वह क्या है? उसका ये कारण है कि प्रकाश की गति जो है ये ध्वनि की गति से अधिक होती है। मेरे प्यारे भाई प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसी के कारण गाइस जो तड़ित या फिर बिजली की चमक जो है ये गाइस उसके गर्जन से पहले सुनाई देती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी।
अगला है कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? उसे सीधे मछली पर ध्यान ना 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 इस प्रकार तो होगा नहीं। हाँ, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। मछली के नीचे ध्यान लगाएगा गाइस तो वो आसानी से उसे मार सकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? मेरे प्यारे भाई, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, आपसे ये पूछा गया है। एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर दो, कहने की जरूरत ना पड़े। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार फटाफट। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दो, उसके बाद आप क्लास को देखो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को पहले लाइक कर दो। देखो, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगी आपकी वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई न्यूटन जो है ये बल का हो जाएगा, डाइन जो है मेरे प्यारे भाई ये बल का सीजीएस पद्धति में हो जाएगा, जूल जो होएगा इस कार्य ऊर्जा या फिर ऊष्मा का हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर का जो गाइस गति है, त्वरण है, वेग है या फिर बल है, इसमें कैसा क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन देकर बताओ। देखो, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का गाइस जो त्वरण होता है ये कैसा होता है? बिल्कुल गाइस समान होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, यानी कि गाइस वो लुढ़क रहा है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है। अब आपको ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका कि पहिए का जमीन के साथ जो संपर्क वाला बिंदु होता है ये उसका रैखिक वेग बिंदु होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन ही नहीं होगा। कहने का मतलब मैंने क्या बताया? अगर दूरी गाइस नहीं होती है तो विस्थापन भी, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर तय की गई दूरी शून्य तो विस्थापन भी शून्य। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन भी शून्य या फिर जीरो। अगला है, कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? मेरे प्यारे भाई, कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति जो है ये किन के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ये जो है ये वेग या फिर त्वरण दोनों के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, वी व सी दोनों के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग। अब मेरे प्यारे भाई देखो, थोड़ा सा आपसे घुमाया गया। ऋणात्मक त्वरण, त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है मेरे प्यारे भाई ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन या फिर कहा जाए त्वरण। और मेरे प्यारे भाई, ऋणात्मक त्वरण, त्वरण ऋणात्मक या फिर ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे मंदन कहा जाए तो भी आप गाइस भ्रमित ना होइएगा, ठीक है। मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण बात एक ही है। अगर ऋणात्मक त्वरण होता है तो किसी भी पिंड का वेग जो है ये कैसा होगा मेरे प्यारे भाई? डिक्रीज या फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? अब आप मेरे प्यारे भाई, गति का जो पहला समीकरण होता है ना वो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अब आप यहाँ पर ये समझो कि गति का पहला समीकरण यहाँ पर कौन सा है? मेरे प्यारे भाई देखो, गति का पहला समीकरण यहाँ पर हो जाएगा आपका v बराबर यू प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी जो है मेरे प्यारे भाई ये गति का प्रथम या फिर फर्स्ट समीकरण होता है। और यह जो है मेरे प्यारे भाई यह वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी।
अगला है कि बल युग्म का उदाहरण है। अब आपसे ये कहा गया कि इसमें बल युग्म का उदाहरण कौन सा है। मेरे प्यारे भाई बल युग्म जो है ना, ये गाइस जो है यह एक सदिश राशि है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बल युग्म में कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। और यहाँ पर नल खोलना कहा जाए, ढक्कन खोलना कहा जाए, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना कहा जाए, ये सारे के सारे गाइस बल युग्म के ही उदाहरण दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है ना, ये कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है। देखो आज गाइस आपका जो क्यूज है ये नहीं होगा, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि आज क्यूज होगी या नहीं। तो देखो आज आपकी क्यूज नहीं होगी, अब आपकी क्यूज कल होगी। कल आपकी क्यूज हुई थी, लेकिन मैंने देखा गाइस कि जो क्यूज बॉट होता है ना, वो गाइस कल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। बीच बीच में क्यूज रुक ही जा रही थी, कई बार मैंने कोशिश भी की। और उसका कुछ कारण भी है गाइस, कुछ बच्चे बीच में फालतू टिप्पणी भी करते रहते हैं, तो इसी की वजह से गाइस क्यूज रुक भी जाती है। फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं उसका गाइस जो चैट सेक्शन है वो ऑफ कर दूँ, लेकिन इसका मैं एक रीज़न बता दूँ आपको कि मैं इसलिए नहीं बंद करता हूँ, क्योंकि गाइस वो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें कुछ बच्चों को अगर कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं बंद करता हूँ। और आप सब उसमें डिस्कशन नहीं, पता नहीं कौन सा डिस्कशन करने लगते हो। तो मेरे प्यारे भाई क्यूज बॉट या फिर आप गाइस क्यूज करना चाहते हैं तो क्यूज चलते समय बीच में टिप्पणी ना करें। कोई भी प्यारे भाई बहन टेलीग्राम पर फालतू टिप्पणी ना करें। अगर कोई फालतू टिप्पणी करता दिखा मुझे तो मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। मैंने गाइस पिछले दिनों में 2-3 लोगों को निकाला भी है, मैंने देखा कि वो फालतू में टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो इसीलिए गाइस आपको डिस्कशन के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, तो आप सब वहाँ पर डिस्कशन ही करा करें। देखो व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसी स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, क्या कहते हैं, उसे जड़त्व या फिर इनर्शिया कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बंदूक का प्रतिक्षेप, धक्का, इनमें से किसका उदाहरण है। बंदूक का प्रतिक्षेप या फिर कहा जाए बंदूक का धक्का। जब गाइस आप बंदूक चलाते हो, तब गाइस जब गोली निकलती है ना, उससे गोली निकलती है तो आपको पीछे क्यों ढकेलती है। तो वो गाइस कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर कहा जाए रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। बात एक ही है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना, बिल्कुल लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ो, पूरा आपका डाउट खत्म। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है। अभी मैंने इसके ऊपर ही आपको बताया है। जब आप बंदूक चलाते हो, बंदूक जो है वो गोली पर गाइस अपना बल लगाएगी, और जो गोली है वो बंदूक पर अपना बल लगाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर विपरीत बल लगाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पर कार्य हो रहा है। न्यूटन के गति का थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही होगा। किस सिद्धांत या फिर नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था, आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी। गाइस मैं रोज आपकी 25-30 मिनट ही क्लास लेता था, लेकिन आज मैंने ज़्यादा देर ली है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ज़्यादा आज कर लिए थे। इसका कारण है मैंने गाइस पिछले 2 दिनों से आपकी क्लास बहुत कम देर तक ली थी, तो इसीलिए। किस सिद्धांत या फिर नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, उसे कहते हैं गाइस उत्प्लवन का नियम, या फिर कहा जाए गाइस उसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, प्लवन का नियम कहा जाए या फिर गाइस आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाए, ये एक बात ही है, ठीक है, एक ही बात है।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर आर्किमिडीज सिद्धांत। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह, अब किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है यह कार्यरत होगा जब यह किस में होगा, वक्र मार्ग पर गतिमान होगा या फिर रेखीय गति में होगा या फिर घूर्णन गति में होगा। अब मेरे प्यारे भाई जड़त्व आघूर्ण कहा गया ना, तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति में होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, अब आपसे यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन देखो और बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड से बाहर की ओर होता है या फिर पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर भी हो सकता है। द्रव्यमान जो है ना ये कहीं भी हो सकता है। सही आंसर क्या होगा, पिंड की सतह पर भी हो सकता है, पिंड के सतह के भीतर भी हो सकता है, पिंड की सतह के बाहर भी हो सकता है। सही आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण जो है ये निर्भर करता है किस पर, जड़त्व आघूर्ण जो है ये किस पर निर्भर करता है, कोण के वितरण पर भी, कणों के वितरण पर भी ये निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर भी ये निर्भर करता है। उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी पर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है कि नल को 2 अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है, क्यों बताओ। मेरे प्यारे भाई बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दे दो। सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई। एक चक्की कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। मेरे प्यारे भाई चकती नहीं चक्की होना चाहिए, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है तो संरक्षित कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई इसका संरक्षित कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोणीय संवेग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज की हमारी ये बेहतरीन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करेगी। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, आपका आज का स्कोर कितना रहा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे प्यारे भाई। लगभग गाइस मैंने इसमें 60-65 क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज का आपका स्कोर कितना रहा और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके पहले 7 बजे आपकी हिंदी की भी क्लास होती है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।